कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जो अपनी पूरी सेविंग को जमा करके एक एस रैंक पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग को एस रैंक मॉन्स्टर फेंरिर को मारने के लिए हायर करते हैं, जो कि एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तभी वो अपने हीरो कर्ट पर अटैक कर देता है, बट उनका लीडर गोलनोवा बैंडाना को फेंरिर को पकड़ने कहता है। हालांकि फेंरिर उसे दूर पटक देता है। इस पर हीलर मार्लेफिस उसे जल्दी से हील करती है एंड बैंडाना उसे पकड़ लेती है। इसका फायदा उठाकर गोलनोवा अपनी पूरी ताकत लगाकर जंप करता है और उस फेंरिर का सर काट डालता है। अपना हीरो उठकर बताता है कि हम फेंरिर को हराने के बाद एक हीरोज की पार्टी बने और आप लोगों ने मेरे जैसी की स्टोरी ऑफ्टन नहीं सुनी होगी। एक ऐसे पावरलेस बंदे की कहानी जो हीरो से भरे पार्टी में उनके काम करके उनके दुनिया को बचाने की जर्नी में उनका साथ देता है। वही गोलनोवा को विलेजर्स का दिया खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो कर्ट को खाना बनाने कहता है। इस पर बैंडाना कहती है कि ये लास्ट टाइम होगा जब हम कर्ट के हाथों का बना खाना खाने वाले हैं। इसका मतलब कर्ट को समझ नहीं आता। गोलनोवा उसे समझाता है कि हमने तुम्हें फायर कर दिया है। कर्ट पूछता है कि क्यों, क्या मैंने कुछ किया है? गोलनोवा कहता है कि वही तो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस छोटे मोटे काम करते हो, यहाँ तक कि तुम एक स्लाइम को भी डिफीट नहीं कर सकते। मार्लेफिस कहती है कि एक पार्टी में सिर्फ 4 ही लोग हो सकते हैं और ये इस दुनिया का नियम है। अगर हमें और भी स्ट्रॉन्गर बनना है तो हमें एक हाई रैंक्ड मेज को रिक्रूट करना होगा। इसका मतलब हमें किसी को इस पार्टी से निकालना होगा। चाहे तुम हमारा बोझ उठाते थे, बट अब तुम खुद में ही एक बोझ बन गए हो। कर्ट गोलनोवा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पार्टी से ना निकाला जाए, बट गोलनोवा उसे मारकर अपने पार्टी से निकाल देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्टोरी भी कोई अलग नहीं बल्कि उन्हीं पावरलेस बंदों जैसी है जो हीरोज की पार्टी से निकाले जाते हैं और ऐसे ही बिना किसी डेस्टिनेशन यहाँ वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं। फिर वो कुछ पैसे कमाने के लिए हेलो वर्क स्टेशन जाता है, जहाँ किर्शल नाम की एक रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें काम चाहिए या तुम किसी को काम देना चाहते हो। कर्ट कहता है कि मुझे काम चाहिए। इस पर वो कहती है कि हम पहले इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट से शुरू करेंगे, क्या तुम मुझे अपना नाम और एज बता सकते हो? कर्ट बताता है कि उसका नाम कर्ट रॉकहैंस है और वो 15 साल का है। मैं शीन माउंटेन्स के हास्ट विलेज से आया हूँ। किर्शल पूछती है कि तुमने अब तक किस तरह का काम किया है? वो बताता है कि मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी में एज अ शोर बॉय काम करता था। ये सुनकर किर्शल शॉक हो जाती है क्योंकि वो पार्टी कल ही डबल एस रैंक के लिए प्रमोट हो गई है, बट कर्ट बताता है कि उन्होंने मुझे फायर कर दिया। फिर भी किर्शल उसे मोटिवेट करती है और एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू करके बताती है कि तुम्हें पता है ना कि एप्टीट्यूड ये टैलेंट्स गॉड की देन है। हम इसमें तुम्हारे हिडन टैलेंट्स को अनकवर करेंगे। एप्टीट्यूड्स ये जी रैंक से लेकर ट्रिपल एस रैंक तक जाते हैं, जहाँ स्वॉर्ड्समैनशिप में लो एप्टीट्यूड वाला बंदा स्टील को कट नहीं कर सकता, बट हायर एप्टीट्यूड वाला सेमी स्वॉर्ड से उसे काट सकता है। ये सुनकर कर्ट में भी हो पाती है कि उसमें भी कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, बट सभी के सभी चीजों में उसे लोएस्ट रैंक यानी जी रैंक मिलती है। पर उसे फिर से मोटिवेट करते हुए किर्शल कहती है कि हमने अभी तक तुम्हारा ब्लैक स्मिथिंग या अल्केमी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं किया, हालांकि हमारा टेक्नीशियन अभी एब्सेंट है, इसलिए हमें तुम्हारे टेस्ट के लिए और एक हफ्ता वेट करना होगा। वही कर्ट कहता है कि सच कहूँ तो मेरे पास अभी इनफ पैसे नहीं है। इस पर किर्शल उसे वो सैंडबैग्स उठाने कहती है। कर्ट उन्हें उठाने की कोशिश करता है, बट उसे फील होता है कि उसका माना वो सैंडबैग्स खींच रहे हैं। हालांकि कर्ट उन्हें एंड तक उठा नहीं पाता। किर्शल कहती है कि बस हुआ, अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम कंस्ट्रक्शन वर्क हैंडल कर सकते हो। फ्रंटियर टाउन के सिटी वॉल्स को रिपेयर करने के लिए उन्हें वर्कर्स की जरूरत है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? इस पर कर्ट झट से रेडी हो जाता है। वही मैनेजर कर्ट को देखकर सोचता है कि क्या ये काम कर पाएगा? वैसे कोई ना, हमारे पास वैसे भी लोगों की बहुत कमी है, इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो सुनो बच्चे, ये मैं एक ही बार बोलूंगा, इसलिए ध्यान देकर सुनना। यहाँ सीमेंट बनाकर वॉल्स को लगाना है। कर्ट सोचता है कि क्या मुझे इस सीमेंट में माना डालना पड़ेगा जिससे वॉल्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैनेजर कहता है कि मैं 3 घंटे में वापस आऊंगा, इसलिए तब तक मेक श्योर करना कि एटलीस्ट आधा बैरल खत्म हो जाए। तुम्हें पैसे तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल भी टाइम पास मत करना। कर्ट सोचता है कि उसमें माना डालना ये शायद बहुत कॉमन होगा, इसलिए उन्होंने ये मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा, शायद वो मुझे रिलायबल नहीं समझ रहे होंगे। फिर 3 घंटे बाद जब मैनेजर वापस आता है तब उसके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि कर्ट ने सिर्फ 3 ही घंटों में उस बड़े वेस्टर्न वॉल को अकेले ही रिपेयर कर दिया था। मैनेजर पूछता है कि तुमने अपर पार्ट्स को कैसे हैंडल किया? मुझे तो कहीं स्कैफोल्ड्स या लैडर्स नहीं दिख रहे। कर्ट कहता है कि मैंने सीमेंट निकाल कर उसे ऊपर फेंका और उसे ऐसे रोल किया। ये सुनकर भी मैनेजर हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम कितने और दिन यहाँ काम करने वाले हो? कर्ट कहता है कि 1 हफ्ते तक। इस पर मैनेजर उसे पैसे देते हुए कहता है कि माफ करना, बट अभी के लिए मैं तुम्हें इतने ही पैसे दे सकता हूँ, मैं बाकी के पैसे तुम्हें हेलो वर्क में ट्रांसफर कर दूंगा। कर्ट पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे इतने पैसे दे रहे हो? इस पर मैनेजर कहता है कि हाँ। कर्ट सोचता है कि उन्होंने कहा था कि ये परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, फिर भी उन्होंने मुझे इतना सारा पैसा दे दिया, तो ठीक है फिर मैं कल भी अपना बेस्ट दूंगा। वही 3 दिनों में
में ही कर्ट पूरे वॉल्स को रिपेयर कर देता है, जो देखकर तो बाकी वर्कर्स भी बहुत शॉक हो गए थे। मैनेजर कहता है कि तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, ये वॉल रिपेयर से उन गरीबों को काम मिलने वाला था। अगर तुम यहाँ पर रहे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट काम करते हो। तुम्हारी जो एबिलिटी है वो डबल एस रैंक या ट्रिपल एस रैंक के बराबर है, इसलिए यहाँ से निकलो और रॉयल कैपिटल में काम करो। कर्ट सोचता है कि उसे मेरे से इतने जल्दी छुटकारा पाना था कि उसने मेरी इतनी तारीफ की और मुझे पैसे भी दिए। फिर वो वर्क स्टेशन जाकर बताता है कि यहाँ भी काम नहीं चला। वही किर्शल बताती है कि हमारे टेक्नीशियन को आने में अभी भी कुछ दिन है। तभी वो एक यूलिशिया नाम के लड़की को रिसेप्शनिस्ट से लड़ते हुए देखती है, जहाँ किर्शल कर्ट को रुकने कहती है और देखती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस लड़की को एक माइनर चाहिए, हावेवर वो सक्सेसफुल रिजल्ट्स पे ही पे करेगी। किर्शल कहती है कि अगर तुम्हारी ये कंडीशन है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम माइंड डेवलप करने के लिए इन्वेस्टर्स रिक्रूट करो। यूलिशिया कहती है कि अगर मैंने टैक्सेस एक हफ्ते में पे नहीं किए तो वो माउंटेन को सीज कर लेंगे। तभी कर्ट कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे विलेज में मैं माइंस में खुदाई में मदद करता था। किर्शल कहती है कि क्या तुम श्योर हो? टू बी ऑनेस्ट तुम इससे पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यूलिशिया कहती है कि मैं एक ब्राउनी ड्वार्फ को हायर करना चाहती हूँ, ना कि किसी हेल्पलेस बच्चे को। किर्शल कहती है कि अगर ऐसा है तो उसके लिए 10 सिल्वर कॉइन लगेंगे, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कर्ट को काम देने के लिए मान जाती है और उसे अपने पीछे बुलाती है। किर्शल सोचती है कि कर्ट कितना अच्छा है, उसके लुक्स को देखकर उसे प्लेजर क्वार्टर्स में काम करना चाहिए। तभी दूसरी लड़की उसे बताती है कि कंस्ट्रक्शन वर्क से कर्ट के अकाउंट में पेमेंट आई है। 200 गोल्ड कॉइन्स की पेमेंट देखकर किर्शल हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये सैंड बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरी लड़की बताती है कि हम इन्हें वापस करने वाले हैं। बाय द वे ये कोई नॉर्मल सैंड बैग्स नहीं है, बल्कि ऐसी सैंड बैग्स है जो किसी भी पर्सन में कितना माना है ये मेजर कर सकती है। अगर किसी में बहुत माना होगा तो ये बहुत हैवी हो जाएंगे, बट जनरली वो नॉर्मल लोगों से रिएक्ट नहीं करते। इन्हें एक्टिव करने के लिए रॉयल कोड में जितने लेवल का माना चाहिए। वैसे क्या तुम हमारे लिए इन्हें बाहर रख सकती हो? तभी वो कर्ट के साथ का वो पल याद करती है जब कर्ट इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो सोचती है कि कर्ट आखिर तुम हो कौन? वही उस लड़की के साथ कर्ट जाकर देखता है तो यहाँ पर एक ही टेंट है। यूलिशिया कहती है कि हम दोनों के लिए ये काफी है। ये सुनकर कर्ट शॉक हो जाता है। यूलिशिया पूछती है कि क्या तुम इनक्रेडिबली रेस्टलेस स्लीपर हो? कर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी जैसी एक क्यूट लड़की के साथ टेंट शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर यूलिशिया बहुत शर्माने लगती है। कर्ट कहता है कि मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, स्टिल मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की अभी तक नहीं देखी। इस पर यूलिशिया कहती है कि और एक वर्ड मत बोलना, मैं 10 साल की थी तब से एडवेंचर कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्यूट हूँ, इसलिए ऐसी अजीब चीजें बोलना बंद करो और चलो ये खाओ। कर्ट पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया? यूलिशिया कहती है कि मैंने बस इसे बॉईल किया है। इस पर कर्ट कहता है कि बहुत टाइम हो गया है जब किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। गोलनोवा और बाकी लोग तो मेरे साथ खाना भी नहीं खाते थे। वही रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोचता है कि यूलिशिया क्या सो गई होगी। तभी उसे ये नजारा देखने मिलता है। वो सोचता है कि यूलिशिया तुम मुझ पर बहुत भरोसा कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं भी एक लड़का हूँ। ये सोचकर वो बाहर चले जाता है। तभी यूलिशिया उसे देखकर सोचती है कि हम दोनों एक हफ्ते के लिए एक साथ काम करने वाले हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि ये काइंड बंदा मुझे असोल्ट करेगा या नहीं, पर ये बहुत अच्छा बंदा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये बहुत क्यूट है, इसे टीज करने में बहुत मजा आएगा। अगले दिन वो देखती है कि कर्ट बाहर ही सो गया था और उसने उसके शर्ट में एक न्यू बटन भी लगा दिया था। वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़ों को फिक्स किया? कर्ट कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो सोचती है कि ये बंदा गलत जगह काम कर रहा है। वैसे अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो, हम एक हफ्ते में 10 गोल्ड जमा करने हैं। कर्ट पूछता है कि क्या तुमने कहाँ डिगिंग शुरू करनी है ये डिसाइड कर लिया? यूलिशिया कहती है कि नहीं, हम यही कहीं डिगिंग शुरू कर देंगे। कर्ट उसे बताता है कि तुम्हें ऐसे ही यहाँ वहाँ डिग करने से और नहीं मिलेंगे, इन दैट केस मैं जल्दी से यहाँ एक नजर मार कर आता हूँ। फिर वो उसे एक और से कुछ जेमस्टोन निकाल कर दिखाता है और बताता है कि ये क्रिस्टल्स है, इतना बड़ा क्रिस्टल लगभग 3 गोल्ड के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर यूलिशिया शॉक हो जाती है। वही देखते ही देखते कर्ट उस एरिया के सभी क्रिस्टल्स निकाल लेता है। यूलिशिया कहती है कि चलो अब सिर्फ इन्हें बेचने का काम रह गया है, बट कर्ट कहता है कि अभी नहीं। इस पर यूलिशिया को लगता है कि कर्ट को भी उसका हिस्सा चाहिए, बट ऐसा नहीं था। वो कहता है कि ये सब बहुत छोटे हैं, इसलिए इनके अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में बदलना होगा। यूलिशिया कहती है कि मैंने सोचा था कि किंगडम में 10 मैजिक क्राफ्ट्समैन से भी कम ऐसे हैं जो मैजिक क्रिस्टल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तभी कर्ट एक मैजिक क्रिस्टल बना भी देता है, जबकि एक छोटे से भी मैजिक क्रिस्टल को बनाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। ये सुनकर तो कर्ट भी बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या 1 घंटा? मेरे पास इतना माना नहीं है, इसका मतलब कि रियल मैजिक क्राफ्ट्समैन इतने केपेबल है कि वो पूरे 1 घंटे के लिए माना एमिट कर सकते हैं। वही वो पीछे रहकर अपना कुछ काम करने का सोचता है। यूलिशिया उससे
कहती है कि खुद को ज्यादा पुश मत करना, मैं ये मैजिक क्रिस्टल्स बेचने के बाद कल सुबह आ जाऊंगी। वही जाते हुए वो सोचती है कि ये बंदा बहुत ही क्यूट है। फिर मार्केट में उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास इन क्रिस्टल्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। यूलिशा कहती है कि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए गए हैं, इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इस पर शक करते हुए वो बंदा पूछता है कि सैंटलियर ने इसे बनाया है। इस पर यूलिशा उसे रॉयल फैमिली का सिंबल दिखाती है, जिसका मतलब ये डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर एज एडवेंचरर सर्व करती है। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज कर सकती हूँ, मुझे रॉयल कैपिटल जाना है। वो बताती है कि मैं रॉयल फैमिली को बहुत टाइम पहले सर्व किया करती थी। वैसे अगर मैं उसे सच बता देती तो भी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर वो मिमिको के शॉप में जाती है और उसे वो मैजिक क्रिस्टल सिखाती है। मिमिको देखती है कि उनका ग्लो बहुत कम है, इसलिए वो इतना वर्थ नहीं रखते। यूलिशा कहती है कि ये 10 सिल्वर के बराबर होंगे ना। इस पर हाँ बोलकर मिमिको उन्हें टेस्ट करने जाती है। यूलिशा सोचती है कि उसने इन्हें जैसे बनाया उससे मैं जरा सा भी सरप्राइज नहीं हूँ कि इनका प्राइस इतना ही है। बट मिमिको कहती है कि मैं इन्हें 10 गोल्ड में खरीदूंगी। इन मैजिक क्रिस्टल्स में यूजुअल से 10 गुना ज्यादा माना डाला है। ये इतना ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि इसे माना लीक होने के लिए ट्रीट किया गया है। इस पर यूलिशा उसे बताती है कि मेरे पास ऐसे और 49 है। इसके लिए मिमिको उसे 500 गोल्ड कॉइन देती है और कहती है कि मुझे तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली तो ये मैजिक क्रिस्टल्स तुम मेरे पास ही बेचोगी और मुझे डाउट है कि बाकी कोई शॉप इसकी प्रॉपर वैल्यू भी समझ सकेंगे और हमारा किंगडम नहीं चाहेगा कि इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिस्टल्स रेगुलर सर्कुलेशन में आए। और दूसरा मुझे बताओ कि ये किसने बनाया। यूलिशा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिमिको पूछती है कि क्यों। ऐसा बंदा जो इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिस्टल्स को बना सकता है उसे तो डायरेक्टली किंगडम के लिए काम करना चाहिए, या तुम उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहती हो। यूलिशा कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस बिना परमिशन उनकी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती। मिमिको कहती है कि यूलिशा एज अ रॉयल कोर्ट मेज मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। यूलिशा कहती है कि मैं अब डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम नहीं करती, इसलिए मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स मानने की कोई जरूरत नहीं। इस पर मिमिको कहती है कि फिर तुम्हें जब भी जरूरत पड़ती है तब तुम्हें अपने पुराने स्टेटस का फायदा उठाने में कोई भी इशू नहीं दिखता। वैसे चलो ठीक है, मैं एज अ फ्रेंड तुमसे कहती हूँ प्लीज उसे किसी और नेशन में जाने से हर हालत में रोकना और उन्हें ये भी इन्फॉर्म करना कि हम उन्हें रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब की डायरेक्टरशिप ऑफर कर सकते हैं और ऑनरी बारोन का टाइटल भी दे सकते हैं। इवन हम उन्हें मैजेस्टी से परमिशन लेकर काउंट की भी पोजीशन दे सकते हैं। यूलिशा सोचती है कि उसने मुझे 500 गोल्ड कॉइन दिए और वो कर्ट को डायरेक्टर और ऑनरी काउंट भी बनाना चाहती है। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। फिर वो किरशल के पास जाती है जहाँ उन दोनों को भी जानना था कि आखिर कर्ट है कौन। किरशल बताती है कि वो क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। इस पर यूलिशा उसे रॉयल फैमिली का सिंबल दिखाती है। फिर कर्ट की इन्फॉर्मेशन पढ़कर उसे पता चलता है कि वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी का पार्ट था, फिर भी उसकी जी रैंक है और उसे 3 दिन में ही कासल वॉल रिपेयर से निकाल दिया गया था और उसे इसके लिए 200 गोल्ड कॉइन भी मिले। लोग कहते हैं कि उसने नॉर्थन और वेस्टर्न वॉल को अकेले ही रिपेयर कर दिया था, इसलिए नो वंडर कि उन्हें उसे निकालना पड़ा। वैसे क्या तुम उसके अकाउंट में ये डिपॉजिट कर सकती हो? ये 499 गोल्ड है और मैं एज एडवेंचरर जो रॉयल फैमिली के डायरेक्टली अंडर काम करती है मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत बताना। फिर सुबह जब वो कर्ट के पास जाती है तब तक कर्ट ने वहाँ पर एक घर बना दिया था। यूलिशा पूछती है कि एक ही रात में एक एंटायर घर बनाते हुए तुम सोच क्या रहे थे। कर्ट कहता है कि क्या मेरे होम टाउन में तो लोग ऐसे ही चीजें बनाते रहते हैं, क्या ये कोई स्पेशल चीज है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।